नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम क्या बात करेंगे, लाइन पढ़िए। सीईसी के लिए महाअभियोग की बात हो रही है, विपक्ष का नया सियासी ग्रुप। जी आज इसी मुद्दे पर बात हुई। देश में आजकल एक नया शिगुफा छोड़ा गया, विपक्ष ने वोट चोरी का नया विवाद खड़ा हो गया है और कटघरे में किसी और को नहीं, इस बार सीधे सीईसी यानी चुनाव आयोग को खड़ा करने की कोशिश की गई है। हैरत की बात यह है कि सीईसी के खिलाफ पूरा विपक्ष धीरे धीरे लामबंद हो गया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीईसी के महाअभियोग को धमकी दी गई है। महागठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर हर रोज नए नए आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 18,000 हलफनामों के बाद भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कैसे उस पर यकीन किया जाए। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ वोटर बन गए और बीजेपी को वहां जीत मिल गई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ होगा कि ये सारे आरोप निराधार है। तो चर्चा करेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट दीजिए। पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया। पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। आप कर्नाटका में, आप तेलंगाना में, आप हिमाचल में सरकार बना लो तब चुनाव आयोग ठीक है। जहां सरकार ना बना पाओ वहां चुनाव आयोग खराब है। मैं समझता हूं चुनाव आयोग नहीं खराब, इनकी सोच खराब है। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वोट चोरी का एक नया मुद्दा आ गया है। जी हाँ, वोट चोरी का एक मुद्दा जो बिहार चुनाव से पहले लगातार देखने को मिल रहा है, वो संसद में भी देखने को मिल रहा है, संसद में बवाल देखने को मिल रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ यानी चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए, जी हाँ, महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और क्योंकि अब ये बात यूपी तक भी पहुंच गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कैसे वोट काटे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादवों के चुन चुन कर उपचुनाव में वोट काटे, जो रामगोपाल यादव ने बयान दिया। तो तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ शौकत अली रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत साहब बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत सिंह है, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। जयंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शौकत साहब मैं आपसे करना चाहूं। शौकत साहब, मेरे मन में एक सवाल आया, वोट चोरी का एक नया मुद्दा लेकर आए। पहले आप एक मुद्दा लेकर आते थे ईवीएम हैक, ईवीएम हैक हो जाती है और ये जीत जाते हैं। अब ईवीएम हैक का मुद्दा भूल गए, अब ईवीएम हैक नहीं हो रही है, अब वोट चोरी हो रही है। ये कैसे संभव हो रहा है आपके लिए? जयप्रकाश जी, मैं आपके दोनों सवालों के एक साथ जवाब दे रहा हूँ। पहली बात कही आपने कि ईवीएम हैक वाला मुद्दा आप लोग भूल गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से, क्योंकि आप मैं भूले नहीं है, उसको हम दोबारा याद दिला दे रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी उसको याद दिलाया है। पानीपत के एक सरपंच हार गए थे, 2.5 साल बाद वो कैसे जीत गए? ईवीएम से ही जीते हैं वो।
उसी ईवीएम से जिसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आते हैं और बार बार शौकत साहब, मुझे जहां तक जानकारी है, तो फिर पानीपत का आपने जिक्र किया ना शौकत साहब, सुन लीजिए कहाँ का जिक्र किया? सुन अभी अभी अरे शौकत साहब मुझे बताइए ना, आपने जिक्र कहाँ नहीं आई अभी। अरे आप शौकत साहब ये तो बताइए ना, आप कह रहे हैं कि वो ईवीएम से कीजिए। सर प्रधानी के चुनाव ईवीएम से नहीं होते हैं, माफी चाहूंगा, पोस्टल बैलेट से होते हैं। सुन लीजिए, माननीय न्यायालय, अरे ये तो तो आप गलत जानकारी मत दीजिए ना, गुमराह तो आप यही कर रहे हैं। न्यायालय ने माननीय, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप पूरी बात तो आने दीजिए, आप पहले इंटरप्ट कर देंगे तो बात सर गलत जानकारी मत दीजिए ना। न्यायालय प्रधानी के चुनाव पोस्टल बैलेट से होते सर। सर मोहर लगती है, मैं लगा के आता हूँ। अब तक अब ईवीएम आ गई तो मुझे नहीं पता चला। सुन लीजिए महाराज जी थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा जयप्रकाश जी थोड़ा पेशेंस के साथ। ठीक है। माननीय न्यायालय ने क्या मंगाया था? वो डब्बा मंगाया था बैलेट पेपर वाला, ईवीएम मंगाई थी? मुझे बता दीजिए, अगर मेरे पास गलत जानकारी है मैं भी सही करने का काम करूंगा। आप मेरे पास अगर गलत जानकारी होगी तो मैं सही कर लूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे तो बताइए ना, पूरी डिटेल तो बताइए, आप कौन सी बात बॉक्स सुन लीजिए। अरे जयप्रकाश जी, ऐसे नहीं होता है ना, जयप्रकाश जी, ऐसे नहीं होता है। हम चुनाव लड़े इसलिए हमें पता है, हमें जानकारी है कि कहाँ वैलेट का इस्तेमाल होता है, कहाँ ईवीएम का इस्तेमाल होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपके मन में सवाल उत्पन्न हुआ तो जवाब भी आपकी जवाबदेही बनती, जवाब देना भी आपकी जवाबदेही बनती है। भाई माननीय न्यायालय ने वो बॉक्स मंगाया था जिसमें वोट डाले जाते हैं वैलेट से, या ईवीएम मंगाई थी? किसकी जांच की उन्होंने? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब देखिए, गुमराह मत करिए बेवजह। अरे तो मुद्दा तो बताइए, कौन से मुद्दे पर आप मुझसे पूछ रहे हैं? आप कौन से मुद्दे पर पूछ रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि पंचायत के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, आप पूछ रहे हैं, तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। हाँ। माननीय न्यायालय ने ईवीएम की जांच की या फिर बैलेट पेपर की जांच की? हाँ। भाई किस चीज की जांच पे उनको दोबारा पंचायत सरपंच बनाने का काम किया? क्या मंगाया था? बॉक्स मंगाया था, ईवीएम मंगाई थी? किस चीज की जांच? अरे आप मुझे बताइए ना, कहां हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। आप इस बात पे आप लंबा, हमारा चर्चा का टाइम खत्म हो जाएगा। आप मुझे पूरी कहानी तो बताइए ना, कौन सा मामला, कौन सा आधार बता रहे हैं आप, तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा ना आपको। मैं कह रहा हूं सरपंच का जो पानीपत में सरपंच का दोबारा जो जांच होकर सरपंच बना, वहां बैलेट पेपर की दोबारा जांच हुई या ईवीएम की जांच हुई? ये आप बताइए ना, तो मुझे जानकारी नहीं है, बस मुझे ये जानना है कि क्या वहां ईवीएम से ये आरोप, तो या आपका आरोप निराधार है? फिर तो ईवीएम से, वहां ईवीएम से हुआ था क्या? जानकारी नहीं शौकत साहब, आपको ईवीएम से हुआ था क्या? ईवीएम से चुनाव हुआ था क्या? सुन लीजिए। अरे वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ी जानकारी मेरी भी बढ़ जाएगी। तो सर मैं तो कह रहा हूं ईवीएम से नहीं हुआ चुनाव, सरपंची का चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। अरे मैं कब कह रहा हूं कि ईवीएम से चुनाव होता है? मैं ये कब कह रहा हूं? मैंने तो नहीं कहा ईवीएम से चुनाव होता है। ये मैंने कहा क्या? सर मुद्दे पर आते हैं, मुझे लग रहा है आप समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपने जानकारी गलत दी। मेरी जानकारी बिल्कुल समय नहीं खराब कर रहा हूं। आप बताना नहीं चाह रहे हैं तो आप हमारी जानकारी भी नहीं बढ़ाना चाहते, दर्शकों की भी जानकारी नहीं बढ़ाना। आप मुद्दे पे चलिए दूसरे विषय पे आ जाता हूं। दूसरे विषय आप चलिए, आपका समय जाया हो रहा, दूसरे विषय पे आ जाता हूं। जयप्रकाश जी, आपका दूसरा आईना भी साफ कर दे रहा हूं। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि वोट काटने वाली बात हम थोड़ी कह रहे हैं। माननीय न्यायालय में उसका भी फैसला हो गया। योगेंद्र यादव जी हैं, समाज सेवी हैं। क्या किया था उन्होंने न्यायालय में जाके? उन्होंने वो मृतक जिनको निर्वाचन आयोग ने मृत घोषित कर दिया, उनको जाकर प्रूफ करने का काम किया। माननीय न्यायालय में उनको बताया कि ये तो जीवित हैं। अब बताइए, क्या वो भी गलत था? क्या वो भी गलत साबित हो गए कि नहीं उनको बुलाया नहीं गया था, उनको न्यायालय के अंदर नहीं बुलाया गया था, वो गलत आदमी आ गए थे? ये भी गलत था क्या जयप्रकाश जी? देखिए, आज चुनाव आयोग भी बुरी तरीके से भाजपा के चंगुल में फंस गया, भाजपा के षड्यंत्र में फंस गया। एक निष्पक्ष, एक ईमानदार संस्था जो भाजपा के चक्रव्यूह में फंस गई। आप अब बार बार ये कहेंगे कि अभी वो एफिडेविट दीजिए, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, हम उस पर भी सफाई पेश करने का काम करेंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ शौकत साहब, सुन रहे हैं हम आपको, ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी से रखिए बात। मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज क्यों दबाएंगे? विपक्ष की आवाज बड़ा लंबा विषय है। नहीं आप आवाज दबा भी नहीं पाएंगे। विपक्षी बहुत बढ़िया ताकतवर आवाज है, इस समय कोई दबा नहीं पाएगा। मीडिया तो बिल्कुल नहीं दबा पाएगी, गुमराह वाली दबा। ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे आपके बात। सिंह साहब, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता और नाम शौकत हो तो बातों को गोल गोल नहीं घुमाएगा। शौकत जी को आप नहीं जवाब दे पाए, शौकत जी जवाब दे दीजिए। ईवीएम से बिल्कुल चुनाव नहीं हुआ था।
और जो माननीय कोर्ट ने जो मंगाया वो ईवीएम बिल्कुल नहीं मंगाया था, आपकी जानकारी में चाहिए दुरुस्त करिए। एक बात, आज चर्चा जिस बात पे हो रही थी हम उस पे आते, इनके सबसे खासदार राजदार आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि बहुत सारे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, अच्छी बात है, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। आप जब बिहार में जांच हो रही है तो भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि भैया ये पहले नहीं हुआ था क्या? एसआईआर का मुद्दा ये पहली बार है क्या पूरे देश में? 5वीं बार होना है, चौथी बार तो बिहार में। और अगर कोई गड़बड़ी है, बहुत सारे लोगों का एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, वहां जाके जमीन खरीद लेते हैं, वहां बस जाते हैं, दूसरे जगह से अपने नाम को डिलीट करते हैं, दूसरे जगह जुड़वा लेते हैं। कुछ लोग बालिग होते हैं, वो 18 साल की आयु प्राप्त करते हैं, उनका नाम जुड़ जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका कट जाता है। अब तीसरी बात पे आता हूँ, इन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा भाई कलर्कियल मिस्टेक एक हो सकता है, दो हो सकता है। हम लोग भी जब आधार कार्ड बनवाए थे तो हमारे पिताजी के नाम पे माताजी का नाम, माताजी के नाम पे पिताजी का नाम, चाचा के नाम पे किसी और का नाम, किसी की आयु कुछ थी, किसी की आयु कुछ थी, सरकार ने उनको ठीक कर दिया, विभाग ठीक कर देता है। जब एक जांच प्रक्रिया चल रही है बिहार को लेकर, चूंकि ये बवाल शुरू हुआ था, तो उसमें कहा गया आज एक महीने का समय दिया गया कि जो वाजिब वोटर है, जो भारत के वोटर है, जिनका हक बनता है, कानूनी हक बनता है, संवैधानिक हक बनता है, अगर उनका नाम कोई काटेगा तो आप लेकर सुप्रीम कोर्ट आइए। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, केवल यही बैठ के बोलते हैं भाई आदरणीय अखिलेश जी को भी जाना चाहिए, आदरणीय शौकत जी को भी जाना चाहिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को भी जाना चाहिए। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, बिहार में इतने दिन हो गए, मैं कह रहा हूँ किसी वाजिब आदमी का नाम कटा है तो आपको बताना चाहिए ना, और नहीं कटा इसलिए बता नहीं पाएंगे। तीसरी बात, महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी ने कहा कि फर्जी वोटिंग हुई है, बोगस वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर है, तो ये माना तो जा रहा है। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसको दूसरे तरीके से जांच कर ले रहे हैं, बहुत सारे तथ्यों के आधार पे अगर कोई गलत है तो उसका नाम कट जाना चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है, दिक्कत इस बात की है, इसको समझिए। चूंकि राहुल गांधी जी आवाज इस नाते उठाना शुरू किए जयप्रकाश जी की उनकी कोई जमीन नहीं, उनका सूर्य अस्त हो गया है 20-25 साल पहले ही बिहार में, तो वो एक प्रोपोगंडा लेकर आए। अगर आपका प्रोपोगंडा नहीं रहता तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार नोटिस देके आदरणीय राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को बुलाया, और दोबारा कहा जा रहा है अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को। तो संजीव सिंह यही सवाल मेरा, संजीव सिंह मेरा आपसे यही सवाल जो शौकत अली जी से था, मेरा सवाल ये था, सिंह साहब आप शायद मुझे सुन नहीं पा रहे थे, मेरे कुछ सवाल थे आप थे, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी रुकिए सिंह साहब, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। संजीव जी मेरा यही सवाल है, पहले ईवीएम हैक का मुद्दा, अब ईवीएम के बाद वोट चोरी का मुद्दा, ये थोड़ा सा ये वोटर्स के समझ में नहीं आएगा कि भाई पहले तो आप कहते थे ईवीएम हैक हो जाती है, अब आपका नया आरोप है नहीं ऐसे नहीं होता है, ये तो वोट चोरी करते हैं। बेंगलुरु सेंट्रल की केवल एक विधानसभा महादेवपुरा पे, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जहां आप जैसे पत्रकार भी बैठे थे, उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दिया कि आपको एफिडेविट देनी है, जबकि चुनाव आयोग के दिए हुए जो मतपत्र थे, जबकि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बराबर कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। अभी जितनी बातें सुन रहा था आप थोड़ा उसको क्रमवार बताता हूं, वो चीज नहीं की गई। राहुल गांधी अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो एफिडेविट मांगी जाती है। दूसरी तरफ यही काम अनुराग, तो संजीव सिंह साहब आप पर तथ्य हैं, इतनी बारीकी से समझाया तो दे दीजिए एफिडेविट, क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए ना, एफिडेविट तो आज लोकसभा में 300 वहां पे 300 सांसद भी मिलने जा रहे थे, आज सांसदों ने भी, सारे सांसदों ने एफिडेविट दिखाया। और इसी एफिडेविट की बात कह रहा हूं कि 18,000 एफिडेविट की बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा। क्या हुआ उसका? हरियाणा चुनाव भूल गए क्या? जहां पे एक अधिवक्ता ने रिट दाखिल की थी, जहां सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, तो कहा गया साहब 45 दिनों के जो है ऊपर हो जाने पर नहीं देंगे। क्या हुआ? वहां पे इलेक्टोरल रोल की बात हुई थी, क्या हुआ? वो नहीं मिला। और इसी चुनाव आयोग की करनी हमने देखा था चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। क्या हुआ था आपने देखा था कि ना, अनिल मसीह का मसीहा कौन बना था? भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमे हो जाते हैं। और बिहार में 65 लाख लोगों का वोट, 10% लोगों का वोट काट करके मृतक लोगों, जो जीवित हैं उनको मृतक लोगों की सूची में डाल दिया। वो लोग कोर्ट में खड़े हो गए।
राहुल गांधी जी चाय पिए और आज वो जिनको उनको मृतकों की सूची में उन मृतकों की सूची में दिया है चुनाव में, उसका कोई आपकी हिसाब बात नहीं। सही है, आपके आरोपों में दम है। अगर आपके आरोपोों में दम है, आप सब बात कह रहे हैं, तो एफिडेविट से क्यों डर रहे हैं आप लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई डर नहीं है, फिर दे दीजिए भाई, चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दे दीजिए हमें। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपको भी गोदी मीडिया को बताना चाहता हूँ, पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने क्या कहा कि जिस नियम के तहत, अरे सुनिए तो आप बौखला जाते हैं आप लोग। नहीं, हम बौखलाएंगे, अगर आप गलत बोलेंगे तो बौखलाएंगे क्यों? हम आपको जवाब देना जानते हैं, हम कोई डरते थोड़े हैं आपसे, बौखलाते नहीं है सर, हम जवाब देते हैं। ओपी रावत जी ने क्या कहा कि राहुल गांधी को कहीं से एफिडेविट देने का कोई मौका नहीं मिलता, उस नियम के तहत तो बनता ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप लगे होते, मैं चुनाव आयुक्त होता तो मैं इसको घंटे भर में इसकी जांच कराता और पब्लिक डोमेन में डाल देता। तेरे सारी सुना रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के हम समकक्ष हैं। अरे जब आप बताइए, कह रहे हैं कि आप ही लोग को तो कहा पत्रकारों को कि हम चुनाव आयोग के लोग, आपके पास मकान नहीं है, सोचिए हम आपको मतदाता बना देते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को, उनके प्रधानमंत्री को तकलीफ तो आपको होगी, ईवीएम से तकलीफ होगी, चुनाव से तकलीफ होगी, चुनाव आयोग से तकलीफ होगी, क्योंकि आप लोग ये जान मानकर चले थे मकान नंबर आजीवन पिता का नाम आजीवन हजारों वर्ष तक केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी और पिता पुत्र की सरकार रहेगी। इंदिरा गांधी जी की रहेगी, फिर राजीव गांधी जी की रहेगी, फिर राहुल गांधी जी की रहेगी। अरे भैया चोरी नहीं की थी तो इंदिरा गांधी जी को क्यों बजाओ? इंदिरा गांधी जी क्यों संसद चुनाव? ये तो चोरी ही की थी ना। तो उस बात को छोड़ दीजिए, दो बातें पूछी जा रही है, दो बातें पूछी जा रही है। क्या आप बन जा रहे हैं? समझ में नहीं आता। जो चीज चुनाव आयोग से पूछी जा रही है, ये इसके प्रवक्ता बन के क्यों बोलते हैं? भाई हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं ना। इसलिए पूछा जा रहा है कि जनरल राजनीतिक पार्टी के हैसियत से ऐसी पार्टी को बुलाया है जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी 21 राज्यों में सरकार है। अगर कांग्रेस को यही जानकारी नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता को यही जानकारी नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी पप्पू बनकर बैठे हैं और पप्पू की बात करेंगे। अब आप पूछे समाजवादी पार्टी क्यों है, आम आदमी पार्टी क्यों है, निश्चित तौर पर लोग हंसेंगे कि भाई पप्पू बनकर अगर कोई प्रवक्ता बैठेगा तो उसको बताइए। एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे, वह राजनीतिक पार्टी जिसकी तीसरी बार केंद्र में सरकार है, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा रखें दोनों तरफ से, जिसने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखा है। जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया वो तो आप संवैधानिक संस्था के प्रवक्ता हो क्या? संवैधानिक संस्था था, बार संवैधानिक संस्थाओं को अच्छा बताना चुनाव। ठीक है सिंह साहब रुकिए, संजीव जी हो गए। जैनन सिंह हमारे साथ सुभाष की तरफ से रुकिए। सिंह साहब अब ठीक है, हो गई बात। सिंह साहब रुक जाइए अभी। जैनन सिंह, आपको लग रहा है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, दम है विपक्ष के आरोपों में? देखिए विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। बार चुनावों में हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे और संवैधानिक संस्थाओं पे वोटते आ रहे हैं, ये तो किसी छुपा नहीं है। मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि अभी 10 साल तक तो ये रोते गाते रहे कि ईवीएम धांधली हो रही है, ईवीएम धांधली हो रही है। अब नया वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अरे भैया संवैधानिक संस्थाएं एक कार्य करती है, नए मतदाताओं को जोड़ती है, पुराने जो मृतक मतदाता होते हैं उनको हटा, और बाकी जहाँ पे डुअल मतदाता होते हैं, 2 मतदाता एक ही चुनाव क्षेत्र के अंदर या विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर या देश के अंदर होते हैं, उनके निरस्त करती है। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है, इसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। ऐसी प्रक्रिया मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 10 सालों से चली आ रही है। तब इनको ये चीज समझ में नहीं आई, लेकिन अब ईवीएम का मुद्दा छोड़ा है तो क्या नया मुद्दा पकड़ना चाहिए? तो जनता को फिर से ये चाहते हैं कि हम कैसे गुमराह करें, तो वोट चोरी का मुद्दा ले आए। मैं आपको याद दिला दूं 2005 से 9 तक जो नवीन चावला जी थे, उनके खिलाफ तो मुख्य चुनाव आयोग थे कांग्रेस शासनकाल के दौरान, उनके खिलाफ जो चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख के दखलंदाजी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव में धांधली कर रहे हैं। मान लीजिए ये इसी तरह से कि आप उनको जनता को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, एक जूनियर अफसर अपने सीनियर अफसर के खिलाफ राष्ट्रपति को शिकायत दे रहा है और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, आप इसमें अपना हस्तक्षेप कीजिए राष्ट्रपति जी। ये चिट्ठी लिख के दी थी नवीन चावला जी ने, नवीन चावला जी के खिलाफ गोपाल स्वामी जी ने राष्ट्रपति को।
तो इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज चले मैं इस पर जवाब लूंगा, इस पर जनन जी पे जवाब लूंगा। एक रिएक्शन में दुर्गेश उपाध्याय का राजनीतिक विषय। दुर्गेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, पहले ईवीएम हैक की बात आई, अब वोट चोरी। चलिए आप ईवीएम हैक भूल गए, वोट चोरी की बात करें, लेकिन चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। वो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये उनसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये क्या आरोप के फिर भरोसा किस पर करें? चुनाव आयोग की बात माने या विपक्ष जो कह रहा है वो सही? कि जिस तरह से एक संवैधानिक संस्था जो कि अपना काम कर रही है, उसको जिस तरह से विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, उनके नेता जो है राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसका कोई बहुत बुनियाद समझ में नहीं आ रहा है। उनको एक चीज पर उनके दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं कि वो कह रहा है कि भाई आप शपथ पत्र देकर के जो भी आपकी क्वेरी हो आप आइए, आप उस शपथ पत्र देने को तैयार नहीं है और आप एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ पूरा एक आपने प्रोपेगेंडा जो है देश में खड़ा कर रखा है। बिहार चुनाव में एसआईआर को लेकर के जो भी संशोधन, जो भी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, जाहिर सी बात है कि हमें एक तथ्य को मानना पड़ेगा कि हमारे जो भी मतदाताओं का जो ये पत्र रहा है उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां रही हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसी के आधार पर कांग्रेस भी जीत के आई है, समाजवादी भी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत के आई है। अब जो विपक्ष अगर खाली इसी को आरोप लगाए कि भाई ये जो लोग चुन के बैठे हैं वो गलत तरीके से चुन के बैठे हैं, तो क्या आप सही चुन करके बैठे थे? अरे अगर कहीं कोई सुधार हो रहा है तो आप सुधार में सहयोग कीजिए। अगर चुनाव आयोग तो कोई पार्टी नहीं है, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उसको अपना काम करने दीजिए। और अगर चुनाव आयोग, जैसे आज ज्ञानेश कुमार जी ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ ये बात कही है विपक्ष को, राहुल गांधी जी को, कि आप जो है शपथ पत्र दीजिए और अपनी बात जो भी आपके डाउट्स हैं उसको लेकर के आइए, और नहीं तो भाई 7 दिन में आपके सारे दावे। एसएन सिंह साहब, एक बड़ा सवाल। राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे, लेकिन देखिए आज समाजवादी पार्टी ने, शौकत साहब मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा इसके बाद, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सवाल उठाया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ सीटों का भी जिक्र किया कि इन सीटों पर देखिए हम कम मार्जिन से हारे, बहुत कम मार्जिन से इन्होंने वोट चोरी की, इन्होंने पिछड़े लोगों का, दलित लोगों का वोट कटवा दिया, दिखाने के लिए किया। उधर रामगोपाल यादव ने भी कहा कि देखिए 2024 में उपचुनाव होता है जिसमें कुंदरक की जैसे कई उदाहरण दिए और उनका सिर्फ यादवों का और मुसलमानों का वोट आप लोगों ने काट दिया। कानून बनता है तो उसमें कहते हैं कि इसमें अल्पसंख्यकों का हित नहीं साधा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बन रहा है। इस नाते ऐसी चीजों को कहते हैं। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, जब ये मुद्दा लेकर गए थे, भारत की जो विधि व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो इस तरह की है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को इतना पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर ले। अगर आपको लग रहा था कि चुनाव आयोग नहीं आपकी बात को सुन रहा है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। क्योंकि आप सही नहीं थे, आपको तथ्यों के कोई तथ्य नहीं था, आपके पास कोई आधार नहीं था, कोई प्रामाणिकता नहीं थी, झूठ बोलना था। लास्ट बात मैं ये कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के 3-4 एग्जाम्पल आपको दूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है और उस समय जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, रिटायर होने के बाद कोई जज बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने उनसे फायदा लेकर उनको जज बनाने का कार्य किया या उनको मंत्री बनाने का कार्य किया? ऐसा नहीं होता है। और 5वीं बात मैं कहूंगा कि आप देखिए, जब सीए का मुद्दा आ रहा था तब भी इसी तरह गुमराह करने का कार्य किया गया कि भारत की नागरिकता चली जाएगी। किसी की नागरिकता गई क्या? जब एक कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस समय कांग्रेसी लोग आकर सड़कों पर उतरकर कहे कि कोर्ट तो बिकाऊ हो गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ। मतलब जब आपके पक्ष में अगर परिणाम आ जाए, मैं इस पर जल्दी से एक शौकत अली साहब, एक रिएक्शन आपका। जब आपके पक्ष में सिंह साहब हो गई बात, क्योंकि थोड़ा वक्त कम है। शौकत साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही, आप देखिए आप अभी पुराने मुद्दे उठा रहे हैं। 2024 का आपने उठाया, चुनाव कटाया, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? अब तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? वहां से तो इंसाफ की उम्मीद है ना, आपने भी उदाहरण दे दिए सुप्रीम कोर्ट के। जयप्रकाश जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है कि एफिडेविट दे दीजिए।
पूर्व के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने दलित पिछड़ों के बहुत सारे वोट काटने का काम किया। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हमें डेटा दे दीजिए, हम आपको जवाब देने का काम करेंगे, हमने कोई नहीं वोट काटे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का डेटा देने का काम किया, जिसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे दिया। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, बार बार एफिडेविट की बात चर्चा हो रही है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब आवाज उठाई इस विषय पर, तो एक विधानसभा की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक विधानसभा में हमको ये कलेक्शन करने में और ये डेटा इकट्ठा करने में 6 महीने लग गए। इस पे बड़ी मेहनत की, तब जाके ये डेटा मिला और पता चला कि बहुत लंबे पैमाने पे वोट काटे गए हैं। अब उसी दूसरी तरफ आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, अनुराग ठाकुर नाम है उनका, उन्होंने 5 लोकसभा 1 विधानसभा का डेटा दे दीजिए। कितनी जल्दी दे दिया? 1 महीना भी नहीं लगा। डेटा कौन प्रोवाइड कराया था इनको? यही डेटा तो हम लोग मांग रहे हैं, यही जानकारी तो हम लोग चाह रहे हैं कि आपको डेटा भी उपलब्ध हो जाता है, आपको जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है। चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे दीजिए। मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं विपक्ष का नया सियासी प्रयोग पर, सीसी के लिए महाभियोग पर। नमस्ते।